सोच कर देखिए, 2020 में भारत ने एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी की थी जिसने चाइनीज इन्वेस्टमेंट्स के रास्ते पूरी तरह से बंद कर दिए थे। देश की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। लेकिन आज अचानक 4 साल बाद बिना किसी शोर शराबे के वो दरवाजे फिर से खोले जा रहे हैं। ये कोई आम पॉलिसी अपडेट बिल्कुल नहीं है। ये एक ऐसी हिस्टोरिक इकोनॉमिक शिफ्ट है जिसने पूरी ग्लोबल फाइनेंस दुनिया में हलचल मचा दी है। तो दिमाग में सबसे पहला सवाल यही आता है ना कि आखिर अभी क्यों अचानक इतने कड़े नियमों को नरम क्यों किया जा रहा है। सच कहूं तो इसका जवाब आपको किसी सरकारी प्रेस रिलीज में नहीं मिलेगा। ये अपने आप में एक हाई स्टेक्स जियोपॉलिटिकल थ्रिलर है, जहां ग्लोबल फाइनेंस, हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी और पावर का एक बिल्कुल नया खेल खेला जा रहा है। चलिए इस रहस्य के पर्दे गिराते हैं। इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें थोड़ा फ्लैशबैक में चलना होगा। अर्ली 2020, याद है ना वो वक्त? कोविड-19 की वजह से स्टॉक मार्केट बुरी तरह जमीन पर आ गिरा था। उसके तुरंत बाद कुछ बेहद स्ट्रिक्ट एफडीआई रूल्स आते हैं और फिर होता है गलवान वैली का बॉर्डर क्लैश। देखिए, ये सिर्फ अलग-अलग घटनाएं नहीं थीं, ये एक परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने अचानक से इंडियन मार्केट्स को बेहद वल्नरेबल बना दिया था। लेकिन सरकार का असली डर सिर्फ बॉर्डर पर चल रही टेंशन का नहीं था। डर इस बात का था कि इस मैसिव मार्केट क्रैश के दौरान विदेशी ताकतें अपने बेशुमार कैश का इस्तेमाल करके हमारी डीपली अंडरवैल्यूड, यानी बिल्कुल कौड़ियों के दाम मिल रही इंडियन कंपनीज का शिकार कर सकती हैं। एक हॉस्टाइल टेकओवर का खतरा सीधे हमारी आर्थिक आज़ादी पर मंडरा रहा था। कुछ तो करना ही था। और यही वजह थी कि पैसे आने के इन रास्तों पर कड़ी पहरेदारी शुरू हुई। नॉर्मल केसेस में देश में विदेशी पैसा 2 रास्तों से आता है। एक है ऑटोमेटिक रूट, बिल्कुल फास्ट ट्रैक वीआईपी एंट्री बिना किसी सरकारी रोक टोक के, और दूसरा है गवर्नमेंट रूट, जहां हैवी रेड टेप होता है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की कड़ी स्क्रूटनी होती है और होम अफेयर्स से सिक्योरिटी क्लियरेंस लेनी पड़ती है। 2020 में बॉर्डर से जुड़े सभी देशों को इस गवर्नमेंट रूट की ऊंची दीवार के पीछे खड़ा कर दिया गया, एक बिल्कुल इम्पेनेट्रेबल फाइनेंशियल वॉल। लेकिन कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट यहीं आता है। टारगेट तो सिर्फ एक देश को ब्लॉक करना था, राइट? लेकिन क्या उस एक देश की घेराबंदी करने के चक्कर में अनजाने में हमने पूरी दुनिया के इन्वेस्टर्स के लिए दरवाजे फ्रीज कर दिए? स्ट्रैटेजी तो अपने देश को बचाने के लिए बनाई गई थी, लेकिन ग्लोबल स्टेज पर इसका नतीजा बिल्कुल उल्टा निकलने वाला था। इस अजीब सी सिचुएशन को एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए एक बहुत बड़ा अमेरिकन वेंचर कैपिटल फंड है। इसमें 95% पैसा प्योर अमेरिकन है। लेकिन अगर उसमें सिर्फ 5% पैसा किसी चाइनीज इन्वेस्टर का निकला, तो बूम, 2020 के उन कड़े नियमों के कारण वो पूरा का पूरा फंड भारत में इन्वेस्ट ही नहीं कर सकता था। बड़े बड़े ग्लोबल फंड्स, यूएस और यूरोप के सॉवरेन फंड्स सब ब्लॉक हो गए, सिर्फ एक सिंगल डिजिट परसेंटेज की वजह से। अब आप सोच रहे होंगे इसका नतीजा क्या निकला। इंडियन स्टार्टअप्स, जिन्हें आगे बढ़ने के लिए फंडिंग की सख्त जरूरत थी, वो तरसने लगे। बड़ी बड़ी क्रॉस बॉर्डर डील्स अटक गईं। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स पर कंप्लायंस और पेपर वर्क का इतना बोझ डाल दिया गया कि उन्होंने इन्वेस्ट करने से ही पीछे हटना शुरू कर दिया। और जानते हैं इसका सबसे बड़ा फायदा किसने उठाया? वियतनाम और इंडोनेशिया जैसे देशों ने। एक रिजिड रूल हमारे खुद के टेक इकोसिस्टम का गला घोट रहा था। जब प्रॉब्लम इतनी मैसिव हो तो सॉल्यूशन भी उतना ही बड़ा मास्टर स्ट्रोक होना चाहिए। और यही एंट्री होती है इस नए दौर की, दी 10% बेनिफिशियल ओनरशिप लूप होल। नया रूल बिल्कुल क्लियर है। अगर किसी ग्लोबल फंड में चाइनीज ओनरशिप 10% या उससे कम है, तो उन्हें सरकारी दफ्तरों के लंबे चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। वो सीधे ऑटोमेटिक रूट से फास्ट ट्रैक एंट्री लेकर भारत में इन्वेस्ट कर सकते हैं। सुनकर लगता है कि ये तो बस एक छोटा सा परसेंटेज शिफ्ट है, लेकिन इसका असर लिटरली माइंड ब्लोइंग है। इस छोटे से लूप होल ने उन अरबों डॉलर्स के ग्लोबल कैपिटल को अनलॉक कर दिया है जो सालों से रुका हुआ था। एक झटके में हमारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सेमीकंडक्टर्स और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हाईटेक सेक्टर्स को अब वो डायरेक्ट फाइनेंशियल फ्यूल मिलेगा जिसकी उन्हें जरूरत थी। और सबसे बड़ी बात, इस फॉरेन कैपिटल के आने से हमारी रुपी को एक बेहद जरूरी स्टेबलाइजेशन मिल रहा है। ये वाकई में एक गेम चेंजर स्टेप है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट के इस मैसिव स्केल को आप बस इस एक नंबर से समझिए, $88 बिलियन। ये पिछले कुछ वक्त में भारत में आने वाला ग्रॉस फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है। 88 बिलियन, ये विशाल आंकड़ा अपने आप में इस बात का सबूत है कि ग्लोबल इन्वेस्टर्स का ट्रस्ट किस तेजी से भारत की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन एक सेकेंड रुकिए, असली ट्विस्ट तो अब आएगा। इस विशाल आंकड़े के पीछे एक और शॉकिंग रियलिटी है।
सिर्फ $6 बिलियन। जी हाँ, एक तरफ ग्रॉस एफडीआई 88 बिलियन था, लेकिन सब कुछ कट पिट के जो एक्चुअल नेट एफडीआई देश के पास बचा वो सिर्फ 6 से 7 बिलियन डॉलर के आसपास था। ये किसी फाइनेंशियल झटके से कम नहीं है। तो आखिर वो बाकी के 82 बिलियन डॉलर्स कहाँ गायब हो गए? क्या ये किसी बड़े आर्थिक संकट का इशारा है? डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। उन गायब हुए 82 बिलियन डॉलर्स का सस्पेंस इन 3 कैटेगरीज में छिपा है। ये पैसा कहीं हवा में नहीं उड़ा। पहला है प्रॉफिट रिपैट्रिएशन, यानी विदेशी कंपनीज ने यहाँ बढ़िया मुनाफा कमाया और वो पैसा वापस अपने देश भेज दिया। दूसरा है डिसइन्वेस्टमेंट, मतलब इन्वेस्टर्स ने अपना प्रॉफिट बुक किया और सक्सेसफुल एग्जिट ले ली। और तीसरा सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है आउटवर्ड एफडीआई, यानी हमारी खुद की इंडियन कंपनीज अब इतनी बड़ी और ताकतवर हो चुकी हैं कि वो विदेशों में जाकर इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसका सीधा सा मतलब क्या निकलता है? पैसे का देश से बाहर जाना। एक्चुअली में इस बात का अल्टीमेट प्रूफ है कि भारत एक बेहद प्रॉफिटेबल और थ्राइविंग मार्केट है। जरा सोचिए, अगर विदेशी कंपनीज यहाँ आकर प्रॉफिट नहीं कमा पाएंगी और उस प्रॉफिट को वापस नहीं ले जा पाएंगी, तो नए इन्वेस्टर्स अपना पैसा यहाँ क्यों लगाएंगे? ये मैसिव आउटफ्लो कोई संकट नहीं, बल्कि ग्लोबल फाइनेंस का एक हेल्दी लाइफ साइकिल है, जो आगे चलकर और भी नई इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करेगा। अब ग्लोबल कैपिटल को अट्रैक्ट करने की इस एग्रेसिव स्ट्रैटेजी में एक और बड़ा शिफ्ट देखिए, इंश्योरेंस सेक्टर की जर्नी। साल 2000 में देखें तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लिमिट सिर्फ 26% थी। फिर 2021 में इसे बढ़ाकर 74% कर दिया गया और आज इसे पूरी तरह से 100% पर खोल दिया गया है। यानी विदेशी कंपनीज अब आकर 100% हिस्सेदारी के साथ अपनी इंश्योरेंस कंपनी चला सकती हैं। दरवाजे लिटरली पूरी तरह खोल दिए गए हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा क्लिफहैंगर अभी बाकी है। अगर सरकार अब विदेशी इन्वेस्टर्स पर 100% भरोसा कर रही है कि वो इंश्योरेंस सेक्टर चला सकते हैं, तो फिर मार्केट की सबसे जायंट कंपनी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन यानी LIC को आज भी फियर्सली सिर्फ 20% एफडीआई पर क्यों लॉक करके रखा गया है? एक तरफ तो खुला आसमान दे दिया और दूसरी तरफ LIC का ये अभेद्य किला। ऐसा भेदभाव क्यों? इसका जवाब मिलता है LIC के उस सॉवरेन रुतबे में। देखिए, LIC सिर्फ कोई आम इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, ये हमारी पूरी आर्थिक व्यवस्था का सुप्रीम फाइनेंशियल शॉक एब्जॉर्बर है। जब किसी बड़ी एंटिटी या बैंक पर संकट आता है, जैसे IDBI के टाइम हुआ था, तो LIC एक सॉवरेन बैकस्टॉप की तरह उसे बचाने के लिए खड़ी होती है। करोड़ों भारतीयों का इस पर अटूट अनशेकेबल विश्वास है और ये एक बिल्कुल अलग पार्लियामेंट्री एक्ट से चलती है। इतनी विशाल ताकत, इतना बड़ा सॉवरेन वेट कभी किसी विदेशी कंट्रोल के हाथ में नहीं सौंपा जा सकता। और यही है आज के इस डीप डाइव का आखिरी निचोड़, द अल्टीमेट इकोनॉमिक बैलेंसिंग एक्ट। एक तरफ ग्लोबल कैपिटल को अंदर लाने के लिए दरवाजे खोलना और लूप होल्स क्रिएट करना ताकि ग्रोथ का मोमेंटम ना रुके, और दूसरी तरफ LIC जैसे नेशनल फाइनेंशियल फोर्ट्रेसेस की फियर्सली सुरक्षा करना। भारत एक तेजी से बढ़ती हुई ग्लोबल आर्थिक शक्ति जरूर बन रहा है, लेकिन बिल्कुल अपनी शर्तों पर। इस आर्थिक थ्रिलर का अगला चैप्टर कैसा होगा और क्या इस अग्रेसिव स्ट्रैटेजी की कोई हिडन कॉस्ट है, ये तो वक्त ही बताएगा। आज के इस विश्लेषण में बस इतना ही, फिर मिलेंगे।